लोकतंत्र में आपका स्वागत है साथियों। यह एक नया चैनल है YouTube पर और इस चैनल में बहसें होंगी, विचार विमर्श होगा और ये सबके लिए खुला हुआ होगा। जो भी लोग हैं इस चैनल को देख सकते हैं, बहस कर सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो यह इस चैनल का जो रूप होगा वह सार्वजनिक होगा, सबों के लिए होगा। यह एक नया प्रयोग है। एक छोटे शहर से जो देश विदेश की जो समस्याएं हैं जिससे जनता प्रभावित होती है, जनता की चेतना पर जिसका असर होता है, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर बहस होगी। आज जो हम लोग बहस करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, वह विषय है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। पहली बात तो यह है कि इसकी जरूरत आज क्यों है कि ऐसे विषय पर हम बहस करें। देश को आज़ादी मिली 1947 में और 2020 है। एक लंबा समय बीत चुका है। बावजूद इसके कि इस समय समाज का जो निम्न तबका है, जो पिछड़ा तबका है, वह भी सत्ता में सीधे सीधे भागीदार नहीं है। तो देश को बेहतर करने के लिए, सबों के विकास के लिए, सबों के सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए आरक्षण कितना जरूरी है, इस पर अभी बहस होगी। दूसरी बात यह है कि देखा यह जा रहा है कि कई केंद्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, सेवाओं की प्रतियोगिता होती है, जैसे नीट जैसी परीक्षा होती है, उसमें पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? कहां से ये रोक लगी? क्या संसद ने कुछ कहा? क्या कोर्ट ने कुछ कहा? यह जो कमेटी होती है वो मनमानी ढंग से चलती है। आखिर लंबे संघर्ष के बाद जो 27% आरक्षण है, अगर उसको भी लागू नहीं करते हैं, उसमें भी बेईमानी करते हैं, तो फिर संसद की अवमानना करते हैं, संविधान की अवमानना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं। लेकिन ये किया जा रहा है। पहली बात तो यह है जिसके लिए आज पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बहस करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कई संस्थानें ऐसी कर रही हैं कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को कोटे तक सीमित कर रही है। यानी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी अगर टॉप करता है, सबसे ऊंचे अंक लाता है, सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक लाता है, तब भी आप उसको कोटे में निर्धारण करते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जिनकी आबादी 10% है उनके लिए आप 50% आरक्षण कर रहे हैं और जिसकी आबादी 52% है उसको आप 27% पर ला दे रहे हैं। तो इससे जो लोकतंत्र बनेगा, गैर बराबरी वाला लोकतंत्र, तो फिर बेहतर ढंग से यह सिस्टम काम कैसे करेगा? तीसरी बात यह है कि मोदी सरकार जो है बार बार कहती है कि आरक्षण पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल आरक्षण को बर्बाद नहीं कर सकता है। सच क्या है? सच यह है कि आरक्षण के आधारों को समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण को नष्ट करने की कोशिश चल रही है। आरक्षण तो रहेगा लेकिन आरक्षण की ताकत नहीं रहेगी।
आरक्षण जिन कारणों से बनाया गया था वे कारण बर्बाद कर दिए जाएंगे, किए जा रहे हैं, और इसी वजह से आरक्षण पर चर्चा करने की जरूरत है। मोदी सरकार क्रीमी लेयर के आधारों को बदल रही है। यह सूक्ष्म ढंग से अंदर ही अंदर जैसे जड़ खोदने की बात है वैसे ही जड़ खोदा जा रहा है आरक्षण का। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो राज्य का कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे का जो कोर्ट होता है, वह भी दखल दे देता है, वह भी जगह जगह आरक्षण को रोक देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। 2007 में ऐसा हुआ कि आरक्षण को रोक दिया गया। इस पर संसद पर में बहस चली और तमाम चीजें सिफारिश होकर के ये चीजें जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 27% आरक्षण होगा। 2007 में इसको रोका भी जाता है, फिर संसद में बात जाती है, फिर संसद से। ये कौन सा तरीका है भाई? क्या करना चाहते हैं आप? अगर सबका साथ और सबका विकास है तो क्या ऐसा ही सबका साथ और सबका विकास है? आगे हम लोग बात करें तो जरा सिलसिलेवार ढंग से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो कहानी है, जो किस्से हैं, इसको हम लोग जान लें। संविधान का अनुच्छेद है 340। 340 अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग बनेगा और यह आयोग चिन्हित करेगा, पिछड़े वर्ग की कठिनाइयों को समझेगा, उसके विकास की क्या क्या रुकावटें हैं उसको चिन्हित करेगा और अपनी सिफारिश देगा। राष्ट्रपति ऐसा आयोग बनाए और आयोग की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी, संसद में बहस होगी, संसद में उसको पारित किया जाएगा और लागू किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आजाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री। उन्होंने 29 जनवरी 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। काका कालेलकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। काका कालेलकर एक साहित्यिक आदमी थे, संवेदनशील आदमी थे। उन्होंने रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को रिपोर्ट दे दी, लेकिन रिपोर्ट के साथ धोखा हुआ। जो सिफारिशें हुई, आगे हम लोग सिफारिश की चर्चा करने और फिर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था कि 2399 पिछड़ी जातियों की उन्होंने एक सूची बनाई, काका कालेलकर आयोग ने, और उन्होंने कहा कि 837 जो पिछड़ी जाति है वह वस्तुतः पिछड़ी है और इसके लिए काम किया जाना चाहिए। जो मुख्य सिफारिशें हैं उसमें सिफारिश की गई कि 1961 में जो जनगणना होगी, 1955 में तो रिपोर्ट आई रही थी, 1961 में जनगणना होनी थी, तो उन्होंने कह दिया कि यह जनगणना जाति आधारित हो। फिर उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन को निचले स्तर पर इसकी स्वीकृति मिले। फिर उन्होंने कहा कि सभी वर्गों की महिलाओं को पिछड़ा वर्ग माना जाए। फिर उन्होंने कहा कि तकनीकी जैसी संस्थानों में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 70% का आरक्षण दिया जाए। फिर ये भी कहा गया कि भूमिहीनों को भूमि दी जाए और गांव का पुनर्गठन किया जाए। इसके अलावा भी सिफारिशें हैं। इन सिफारिशों को संसद में रखने के बजाय जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री जो आजादी की लड़ाई लड़कर आए थे, उन्होंने काका कालेलकर से लिखवाया राष्ट्रपति के नाम पत्र और उसमें दर्ज किया कि अगर इसको लागू किया जाएगा तो जो सामाजिक सद्भाव है समाज का वह बिगड़ेगा। एक तरफ आयोग गठन होता है, उसकी सिफारिश आती है, फिर साजिश की जाती है और सिफारिश को
संसद में रखने के बजाय राष्ट्रपति के पास सिफारिशें भेजी जाती हैं और उसको खारिज करवाया जाता है। तो ये मंशा तो बढ़िया था नहीं, निश्चित तौर से घटिया दर्जे की एक मंशा थी। अगर ये मन में बहुत स्पष्ट बात होती तो संसद में इसको रखा जाता और फिर चुप्पी सन्नाटा आ गया। 55 से लेकर लंबे समय तक पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, और 1977 में जब सरकार बन रही थी उसके पूर्व उन्होंने वादा किया था कि काका कालेलकर आयोग को लागू किया जाएगा, उसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। फिर इन्होंने संसद में वह रपट नहीं रखी और कहा ये पुरानी रपट है, बहुत कुछ बातें आगे बढ़ गई हैं, इसलिए एक आयोग का गठन किया जाए नया। और नया आयोग का गठन किया गया। बीपी मंडल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ। 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने बहुत मेहनत की, पूरे देश में घूमा, हर इलाके में ये लोग गए और 3743 पिछड़ी जातियों का अध्ययन किया। एक सूची बनाई, उसके पिछड़ेपन का विस्तार से अध्ययन किया और रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट इन्होंने जमा कर दी और सिफारिशें की। कुछ जो मुख्य सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों के लिए विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में 27% जो सीटें हैं उसको आरक्षित की जाए। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए। अगर कोटा नहीं भरता है, उनकी सीटें नहीं भरती हैं तो 3 वर्ष तक रिक्तियां कायम रखी जाएं। आयु में जैसी छूट SC ST वर्ग के अभ्यर्थी को दी जाती है उसी तरह से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भी छूट दी जाए। रोस्टर प्रणाली का प्रावधान किया जाए। वैसे निजी क्षेत्र जिसमें सरकारी पैसा लगता है, वित्तीय सहायता उनको मिलती है, तो उसमें भी आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए किया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेज के नामांकन और जो नौकरियां हैं उसमें भी आरक्षण मिले। फिर इन्होंने कहा कि अगर उत्थान ढंग से करना है पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को तो उसकी फीस, छात्रवृत्ति और छात्रावास, मुफ्त भोजन, विशेष कोचिंग आदि का प्रावधान किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण मिले। जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन मिले। पिछड़े वर्ग का अलग से मंत्रालय बनाया जाए और पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन किया जाए। ये सिफारिशें उनकी थी। और आप देखिए कि 1980 में ये सिफारिश चली आती है। 10 वर्ष तक सन्नाटा रहता है। इंदिरा गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार उस पर कुछ भी चिंता नहीं करती, केवल हवा में बहस होती रहती है कि आरक्षण दिया जाए पिछड़े वर्ग को या नहीं दिया जाए। अंततः जब बीपी सिंह की सरकार आई तो 13 अगस्त 1980 को इसको लागू किया गया। जैसे ही लागू हुआ कि पूरे देश में हंगामा हो गया, इसके खिलाफ नारे लगने लगे, आंदोलन शुरू हुआ, तोड़फोड़ शुरू हुआ। एक आध छात्र ने दिल्ली में आत्मदाह करने की कोशिश की, यानी इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश हुई। मामला कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में कई आवेदन गए और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया
निर्णय दिया आधा अधूरा। पहली बात इन्होंने कह दी कि 1800 जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, उसी को पिछड़ी जाति मानी जाएगी। आयोग ने 3700 से ज्यादा ओबीसी जातियों को चिन्हित किया था, पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया था, उसका अध्ययन किया था वर्षों तक घूम फिर करके, और कोर्ट के जज ने उसको नहीं माना और उसको 1800 तक कायम कर दिया। यह एक तरह से मनमाना रवैया था। दूसरी बात उन्होंने कही कि 52% के बजाय 27% आरक्षण दिया जाएगा। आबादी 52% है, लेकिन 27% ही आरक्षण मिलेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो अनुसूचित जाति, जनजाति जोड़, पिछड़े वर्ग को जोड़ करके 49.5% आरक्षण हो जाता है। तो ये कहा गया कि 27 से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया गया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। और फिर एक लेखना लगाया गया बाधा डालने के लिए, क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया, जिसको इस पर संविधान ने भी कुछ नहीं कहा था, कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आरक्षण को आधा अधूरा लागू करना था, तो क्रीमी लेयर का एक प्रावधान किया गया। और ये जो प्रावधान हुआ था, ये जो फैसले आए थे, वो फैसले इंदिरा शाहनी बनाम भारतीय संघ में ये हुआ था। क्रीमी लेयर का जब जिक्र आया तो क्रीमी लेयर को सरकार, केंद्रीय सरकार बदलती रहती है। 1993 में 1 लाख की आय की बात थी कि अगर 1 लाख आय आपको है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। 2004 में 2.5 लाख हुआ, 2008 में 4.5 लाख हुआ, 2013 में 6 लाख हुआ, 2017 में 8 लाख हुआ। और उस समय की जो सरकार थी उसने जस्टिस रामानंद प्रसाद के नेतृत्व में क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए एक समिति बनाई गई और उसकी सिफारिश के आधार पर क्रीमी लेयर का निर्धारण हुआ। और निर्धारण में माता पिता का जो स्तर था उसका निर्धारण हुआ। पहली बात कही गई कि अगर माता पिता सीधी भर्ती के द्वारा प्रथम श्रेणी की नौकरी प्राप्त करते हैं और 40 वर्ष उम्र के पूर्व पर प्राप्त करते हैं तो उनको आरक्षण, उनकी संतानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर कहा कि द्वितीय श्रेणी ग्रुप बी में अगर माता पिता की नौकरी होती है 40 वर्ष के पूर्व तो आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर माता पिता किसी संवैधानिक पद पर काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, या संवैधानिक पद का जो दायरा है उसमें अगर काम कर रहे हैं तो उनकी संतानों को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर जो निर्धारण किया गया क्रीमी लेयर का, तो उसमें साफ साफ कहा गया कि वेतन और कृषि में जो आय होगी उस आय की गणना इसमें नहीं होगी। मोदी सरकार जो कर रही है कि क्रीमी लेयर संबंधी जो अवधारणा है, जो आधार है, उस आधार को तोड़ रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रियों के समूह और क्रीमी लेयर निर्धारण के लिए गठित कमेटी बीपी शर्मा समिति
ने सिफारिश की है कि लिमिट तो 12 लाख किया जाए, लेकिन वेतन की आय को भी आय में जोड़ा जाए। सरकार कहती रहती है कि आरक्षण पर हमला नहीं होगा, आरक्षण कायम रहेगा, किसकी मजाल है कि आरक्षण को समाप्त कर सकता है, लेकिन आरक्षण पर हमला हो रहा है क्योंकि क्रीमी लेयर के आधार को बदले जा रहे हैं। दूसरा काम इन्होंने किया है मोदी सरकार ने कि आरक्षण का आधार क्या है? आरक्षण का आधार है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, संविधान में यही लिखा हुआ, उन वर्गों के लिए आरक्षण किया जाएगा क्योंकि आरक्षण में भागीदारी का प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी का प्रश्न है और जाति व्यवस्था के कारण लंबे समय से, सदियों से कहिए कि एक वर्ग को डिप्राइव किया गया है, अलग किया गया है, तो उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त भागीदार बनाया जाएगा, इसलिए आरक्षण। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मोदी सरकार ने तुरंत, जबकि सवर्ण निर्धन सवर्णों का कोई जनगणना नहीं हुई, कोई आधार विकसित नहीं किया गया, संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में संशोधन कर दिया गया और 10% आनन फानन में उसको लागू कर दिया गया। एक तरफ पिछड़े वर्ग के आरक्षण को ढंग से लागू नहीं करना, देर करना, उसके आधार को नष्ट करना, कई सेवाओं में आरक्षण को रोक देना, कोर्ट का जो स्वभाव है, कोर्ट उसमें दखलंदाजी करके उसको रोकना, ये सब चल रहा है। दूसरी तरफ जिसकी भागीदारी पूर्व से ज्यादा है उसके लिए 10% का आरक्षण किया गया। कोर्ट आज चुप है। जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात थी 52%, तो कहा गया कि 50% से ज्यादा नहीं होगा। आज वो 60% तक चला गया। कोर्ट कुछ नहीं कह रहा। तो जो तौर तरीका है सत्ता का, व्यवस्था का, कोर्ट का, उसमें पिछड़े वर्गों के आरक्षण को रोकने, बर्बाद करने, नष्ट करने की पूरी कोशिश चल रही है। आरक्षण के स्वभाव को, उसकी प्रकृति को ये इसलिए किया गया था कि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होगी तो लोकतंत्र बेहतर ढंग से चलेगा, लेकिन वह हो नहीं पा रहा। तो यह जो वीडियो है, इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 2011 में जो जाति जनगणना हुई है, उसकी रिपोर्ट को सरकार जारी करे। क्या मजबूरी है सरकार की 9 वर्ष के बाद भी आप जारी नहीं कर रहे हैं? अगर आप पिछड़े वर्ग की चिंता करते हैं और इतना पैसा बर्बाद होता है, कर्मचारी लगाए जाते हैं और इसकी रिपोर्ट नहीं आती है, आप रिपोर्ट जारी करें। दूसरा कि क्रीमी लेयर का जो आधार है वो आधार कायम रहने दिया जाए, यानी जो वेतन की आय है उसको उसमें जोड़ा नहीं जाए। कोटा में जो निर्धारण कर रहे हैं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को कि 27% के अंदर ही आप आते हैं, 52% जिसकी आबादी है उसको 27% सीटों पर आप आरक्षित करना चाहते हैं। इनके बच्चे अगर टॉप भी करते हैं उसको भी आप 27% पर लाते हैं। तो मांग है कि जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के बराबर अंक लाते हैं या उससे ज्यादा अंक लाते हैं तो उसको सामान्य कोटि में इसकी गणना की जाए। इसके लिए एक स्पष्ट कानून बने। आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आपने दबाव में राजनीति के लिए लंबे समय से जो आपके मन में है आरक्षण को कई स्तर पर बर्बाद किया जाएगा, इसलिए आपने निर्धन सवर्ण वर्ग के लिए
आरक्षित किया है 10%, इसको वापस लिया जाए। पांचवा ये और अंतिम कि पिछड़ी जातियों की आबादी 52% है, तो 52% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अभी जो आरक्षण चल रहा है 27 वर्ष गुजर गया लागू होते हुए भी, और केंद्रीय सेवाओं में ये देखा जाता है कि 12% ही सीटें उनकी भरी हैं। केंद्रीय सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं और सचिव के जो पद हैं 89, उन पदों में से एक पर भी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी नहीं हैं। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें इनकी भागीदारी बहुत कम है। न्यायालय में इतने वर्ष गुजर गए, कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, वंशवादी सिस्टम चल रहा है। एक तरफ तो आप वंशवादी राजनीति को बहुत खारिज करते हैं, दूसरी तरफ से न्यायालय में जो देखा जाता है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से एक खास घराना न्याय पर काबिज है, उसको आप समाप्त करें और केंद्रीय न्यायिक सेवा का गठन करें और उसमें आरक्षण का प्रावधान आप करें। अगर सबके लिए रास्ता है लोकतंत्र में, और मैं तो कहूँगा कि जो सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो संतानें हैं, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन आप तो जॉबलेस सिस्टम का विकास कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें नौकरी कम से कम हो। आप नौकरी खारिज कर रहे हैं, हर वर्ष आप घटा रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोगों की आबादी बढ़ रही है और उसके लिए रास्ता आप बंद कर रहे हैं, तो ये जिरह और बहस तो चलेगी ही नीचे। अगर सबके लिए रास्ता नहीं खोलते हैं तो आरक्षण इसलिए बनाया गया था कि सबकी भागीदारी हो। वैसे समूह जो सदियों से अलग रखे गए हैं उसको शामिल किया जाए। तो आरक्षण के स्वभाव को आप बर्बाद न करें। बर्बाद अगर करेंगे तो देश अशांत होगा, समाज अशांत होगा और इसको संभालना संभव नहीं होगा। तो आपसे आग्रह है कि आरक्षण को जिन चीजों के लागू किया गया था उन चीजों को कायम रखा रहने दिया जाए। आज की बहस, आज की बातचीत यहाँ समाप्त होती है और सुनने वाले से आग्रह है कि आप खुलकर अपना विचार व्यक्त करें, पक्ष में हो, खिलाफ में हो। लोकतंत्र मजबूत होता है बहसों से, विवादों से। आपस में जब बहस करते हैं तो उससे बातें और भी स्पष्ट होती हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो बातचीत है, यहाँ पर खत्म होती है। आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में सामयिक चीज़ों पर जिरह होगी, बहस होगी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।